हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम्स यूपी तक। मेरा नाम है सत्यम मिश्रा और मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ मूल विधि यूपी एसआई स्पेशल के लिए, जिसमें मैं लेके आया हूँ भारतीय दंड विधान आईपीसी और दंड प्रक्रिया संहिता सीआरपीसी से रिलेटेड टॉप 20 जो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाते हैं आपके एग्ज़ाम के लिए, जो कि 12 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो कोशिश करिएगा वीडियो ध्यान से देखने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिएगा, ठीक है, जिससे नेक्स्ट चैप्टर का जब मैं इसी तरीके से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँ तो वो आपके पास में नोटिफिकेशन पहुँच जाए। तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। भारतीय दंड संहिता का समुद्र में क्षेत्राधिकार कहाँ तक फैला हुआ है? कहाँ तक फैला हुआ है? तो ये पहला ऑप्शन है 12 समुद्री मील, दूसरा 8 समुद्री मील, तीसरा 12 मील या फिर चौथा 8 मील। तो ये कहाँ तक फैला हुआ है? 12 समुद्री मील तक। ठीक है। क्षेत्रीय सागर की दूरी आधार रेखा से सागर की ओर नापी जाती है, जो सामान्यतः 12 समुद्री मील तक होती है। इस क्षेत्र का उपयोग भारत को संपूर्ण अधिकार है। इस क्षेत्र में जो भारत का उपयोग है वो संपूर्ण अधिकार भारत को है। अतः भारतीय दंड संहिता का समुद्र क्षेत्राधिकार 12 समुद्री मील है। ठीक। आधार रेखा से 24 समुद्री मील तक के क्षेत्र में भारत को सीमा शुल्क लेने का, वसूली करने का वित्तीय अधिकार प्राप्त है। क्या वित्तीय अधिकार प्राप्त है? ठीक है। किसी भी देश का अनन्य क्षेत्र आधार रेखा से 200 समुद्री मील तक होता है। ठीक है। तो इस 200 समुद्री मील में क्या छूट होती है? इसमें छूट होती है वैज्ञानिक अनुसंधान की। ठीक है। कोई भी प्रक्षेपण हो रहा है या फिर मिसाइल लॉन्चिंग हो रही है, टेस्टिंग हो रही है, तो वहाँ पे 200 समुद्री मील तक कर सकते हैं। ठीक है। क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन से आधार के मूलभूत तत्व हैं? अपराध के कौन कौन मूलभूत तत्व हैं? तो इंसान इंसान द्वारा किए गए, या आपराधिक इरादा, या कोई अवैध कार्य या चूक। चौथा, किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा या संपत्ति को चोट पहुंचाना। तो ये चारों जो हैं ये अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ठीक है। ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। इंसान द्वारा किया जाए, या फिर मेंस या हो आपराधिक इरादा, या कोई अवैध कार्य या चूक, या फिर किसी भी व्यक्ति के शरीर, मन, प्रतिष्ठा, संपत्ति को चोट पहुंचाना। ये चार के चारों अपराध के मूलभूत तत्व हैं। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कहता है, भारतीय दंड संहिता 1860 ईस्वी में लॉर्ड मैकाले द्वारा प्रारूपित संहिता का संशोधित संस्करण है। जो आईपीसी है, लॉर्ड मैकाले द्वारा ले आई गई प्रारूप संहिता का संशोधित संस्करण है, जो कि 1860 में लाए थे। कौन? लॉर्ड मैकाले ने। ठीक है। तो अब क्वेश्चन है, इनमें से किन देशों की दंड संहिता उसी प्रारूप पर आधारित है? तो कौन कौन से देश हैं जिनकी दंड संहिता उसी पे आधारित है, जो लॉर्ड मैकाले ले आए थे प्रारूप संहिता पे? तो सिंगापुर, ब्रुनोई, श्रीलंका, इन तीनों की जो दंड संहिता है वो इसी पे आधारित है, प्रारूप संहिता पे। ठीक है। मैकाले द्वारा लाया गया प्रारूप संहिता। ठीक। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को गलत तरीके से लाभ पहुंचाने या किसी अन्य व्यक्ति को गलत तरीके से हानि पहुंचाने के इरादे से कुछ भी करता है, तो उसे इस किस इरादे से कहा जाएगा? तो वो कौन से इरादे से कर रहा है, क्या कहा जाएगा उसको? संज्ञान के इरादे से, अनुमोदन के इरादे से, बेईमानी के, या कलह के? तो वो क्या बेईमानी के इरादे से कर रहा है। ठीक है। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है। तो इसमें क्या है, भारतीय दंड संहिता की धारा 24 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति किसी एक व्यक्ति को सदोष, ठीक है, जिसमें दोष सिद्ध हो, सदोष तरीके से लाभ पहुंचाने, या किसी अन्य व्यक्ति को सदोष तरीके से हानि पहुंचाने, लाभ या हानि दोनों हो सकता है। ठीक है। लाभ या हानि पहुंचाने के इरादे पर कुछ कार्य करता है, तो उसे बेईमानी के इरादे से कहेंगे। क्या कहेंगे? बेईमानी के इरादे से कहेंगे। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 53 किस विषय के संबंध में है? तो ये किस विषय के संबंध में है? दंड के, सामान्य अपवाद, आपराधिक साजिश या बहकाव। तो किसके है ये है दंड के संबंध में। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 53 दंड के संबंध में है। ठीक है, अब दंड कितने प्रकार के होते हैं? दंड 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला मृत्यु दंड, दूसरा आजीवन कारावास, तीसरा कठोर या सादा कारावास, चौथा संपत्ति का संपहरण मतलब कुर्की, पांचवा आर्थिक दंड फाइनेंशियल फाइन। ठीक है, तो 5 प्रकार के होते हैं। क्या? मृत्यु दंड, आजीवन कारावास, सादा या सश्रम कारावास, या फिर कुर्की, या फिर पांचवा आर्थिक दंड। ठीक है, ये किस में बताया गया है? धारा 53 में बताया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्नलिखित निष्कर्ष में से कौन सही होगा? ठीक है, तो कौन सही होगा, क्या है? पहला पढ़ लेते हैं। एक छड़ी से जेड को 50 बार मारता है। यदि एक प्रहार के लिए 1 वर्ष की सजा है तो ए को सजा के रूप में 50 वर्ष का कारावास होगा। दूसरा, जब ए जेड को मार रहा है तो वाई हस्तक्षेप करता है और ए जानबूझकर वाई को भी मारता है। ए जेड को स्वेच्छा से चोट पहुंचाने के लिए एक सजा के लिए और वाई को मारने के लिए एक अन्य सजा के लिए उत्तरदायी है। तो किसी भी आदमी को 1 गोली मारो या 50 गोली मारो, ठीक है, सजा तो एक ही होगी कि मृत्यु करने की प्रयास, या फिर मृत्यु की जो धारा 307, ठीक है, या 302। लेकिन 50 वर्ष की जो ये सजा है वो गलत है, जबकि ये सेकंड वाला ऑप्शन जो है वो सही है। ए जेड को मार रहा है और बीच में वाई आता है बचाने के लिए, तो वाई को भी जानबूझकर मार रहा है, मतलब ए ने जेड को मारा अलग, वाई को मारा अलग, तो इसकी सजा होगी अलग, इसकी सजा होगी अलग। ठीक है, तो सिर्फ और सिर्फ दूसरा सही है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राम ने एक अपराध किया जिसके लिए सजा सिर्फ 40 रुपए का जुर्माना था, लेकिन वह इस राशि का भुगतान नहीं कर सका। फिर आईपीसी की धारा 67 के अनुसार उसे भुगतान न करने के लिए अधिकतम कितने महीने तक के लिए कैद किया जा सकता है? तो इसके लिए धारा 67 के अनुसार कितने महीने की कैद की जा सकती है? 1 महीने, 4 महीने, 2 महीने, 6 महीने। तो कितने ये किया जाएगा? उसे 2 महीने की जो सजा होगी उसे 2 महीने की होगी। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 67 में जुर्माना न देने पर कारावास, जबकि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो का उपबंध है। ठीक है, मतलब 67 में जो है वो बताया गया है कि अपराध केवल जुर्माने से दंडनीय हो, इसी के उपबंध के बारे में धारा 67 है। ठीक है, इस उपबंध में जुर्माना कुछ इस तरीके से है कि जब जुर्माने की रकम 50 रुपए तक हो, ठीक है, तो कारावास 2 वर्ष होगा। ठीक है, यदि जुर्माने की रकम 100 रुपया हो जाती तो कारावास 4 माह हो जाता, और अगर जुर्माने की रकम 100 रुपये से ज़्यादा हो जाती तो कारावास 6 माह का होगा। ठीक है, ये कौन बताता है? धारा आईपीसी की धारा 67। ठीक है, और ये सिर्फ जुर्माने के लिए जो भी उपबंध है उन्हीं के लिए है। ठीक, तो 40 रुपये जो यहाँ पे है वो है 50 रुपये से कम, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? कौन सा वक्तव्य सही है? आइए देख लेते हैं। तो ये क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। तो अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त क्या हो जाएगा कि सिर्फ अगर उसके मेन श्रिया बन जाती है, अगर वो सिर्फ राजी हो जाता है तो दंड देने के लिए पर्याप्त है। या फिर बी, भारतीय दंड संहिता की धारा यह कहती है कि आत्महत्या की कोशिश एक अपराध है। या बी,
ए और बी दोनों, या फिर ए या फिर ए बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा क्या, ए बी दोनों, दोनों ही क्या है, सही है। ऑप्शन ए में किसी को मेन श्रेय आप बना लेते हो, आपके मन में आ गई तो आप अपराधी हो गए। ठीक है, ये भारतीय दंड संहिता की धारा 120 में आपराधिक षड्यंत्र, क्या आपराधिक 120 में आपराधिक षड्यंत्र से संबंधित है। ठीक है, यह धारा क्या कहती है कि किसी अपराध को करने के लिए केवल राजी हो जाना, मात्र राजी हो जाना ही अभियुक्त को दंड देने के लिए पर्याप्त है। ठीक है, और भारतीय दंड संहिता की धारा 309, ये 120 है, ये 309, भारतीय दंड संहिता की धारा 309 क्या कहती है कि आत्महत्या का प्रयास करना भी एक अपराध है। ठीक है, आत्महत्या करना एक जुर्म है। ठीक है, और इसका प्रयास करना अपराध है। तो क्या ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता के अनुसार निम्न में से कौन सा निष्कर्ष सही है। ठीक है, तो कौन सा निष्कर्ष सही है, ए बी के साथ मनोरंजन हेतु मुक्केबाजी करने के लिए राजी हो जाता है। मुक्केबाजी के दौरान ए बिना किसी बुरी मंशा के बी को बुरी तरह घायल कर देता है। ए ने अपराध किया है। दूसरा, पी एक मादक पदार्थ के प्रभाव में था जो उसे अपनी मर्जी से ले ली थी। उस मादक पदार्थ के नशे में यह ना समझकर कि उसके हाथों से क्या हो रहा है, पी ने क्यू की हत्या कर दी। पी ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि जानबूझ के नहीं मारा है, मुक्केबाजी के दौरान बिना किसी मेंसरिया नहीं है, तो ए ने कोई अपराध नहीं किया है, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये अपराध हुआ है। और ऑप्शन ये सेकंड नंबर क्या है, पी एक मादक पदार्थ के उसमें था और वो जानबूझ के क्या कर दिया कि किसी की हत्या कर दे रहा है। ठीक है, तो जब किसी का हत्या कर दे रहा है तो वो अपराध तो हुआ ही, अब वो मादक पदार्थ तो लिया ही था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि ये भी गलत है, ये भी असत्य है, दो के दोनों ने अपराध हुआ है, दो के दोनों से अपराध हुआ है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक और दो दोनों नहीं। ठीक है, अपराध दोनों किए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट कि पहला और दूसरा दोनों में अपराध हुआ है, इसलिए दोनों ही नहीं है। ठीक है, ये क्या बता रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 87 जो है वो बताती है कि निष्कर्ष एक जो है वो असत्य है। ठीक है, और 86 के अनुसार, धारा 86 के अनुसार निष्कर्ष दो भी असत्य है। क्यों, क्योंकि दो के दोनों में अपराध हुए हैं। ठीक है, अगर मेन श्री आप नशे में नहीं हो, मेन श्रिया भी नहीं है, फिर भी आपसे कुछ जुर्म हो जाता है, किसी को मार देते हो, तब भी आप दोषी हो। दूसरा, आप किसी नशे के बस में किसी को मार देते हो, तब भी आप दोषी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्न अपराध में से किस अपराध के लिए भारतीय दंड संहिता के तहत मृत्युदंड संभावित है। तो इनमें कौन सी जो धारा है जिसके थ्रू मृत्युदंड संभावित हो सकती है। पहला, धारा 122। ठीक है, धारा 122 क्या कहती है कि भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने के उद्देश्य से हथियार जमा करना, लोग इत्यादि जुटाना, ये मृत्युदंड के लिए पर्याप्त है। या फिर दूसरा, ऐसे झूठे सबूत गढ़ना जो कि जिससे किसी व्यक्ति को मृत्युदंड हो सके, जिनकी वजह से किसी निर्दोष व्यक्ति को अपराधी ठहराकर उसे मृत्युदंड दिया जाए। ठीक है, तो ये क्या है, ये दोनों ऑप्शन है कि क्या हो सकता है कि धारा 122 में भारत के विरुद्ध युद्ध छोड़ने के लिए, युद्ध करने के लिए, या फिर लोग जमा कर रहे हो, या फिर संगठन बना रहे हो, उसके लिए आपको मृत्युदंड मिल सकती है। या फिर
जब आप किसी ऐसे झूठ को गढ़ देते हो जो कि किसी निर्दोष को मृत्यु दंड दे, तो उसके लिए क्या, आप वो मृत्यु दंड पा जाए तो निर्दोष व्यक्ति अपराधी हो जाए, तो उसके लिए जब जुर्म वो पकड़ाता है, आपके ऊपर आता है, तो आपको क्या होगा, फांसी होगी। तो इसके लिए क्या होगा, कौन से में फांसी हो सकता है, ठीक है, मृत्युदंड किस में संभावित हो सकता है। तो ये मृत्युदंड किस में संभावित हो सकता है, सिर्फ ऑप्शन बी में, ठीक है। ए में आपको कारावास और सजा, गिरफ्तारी होगी, लेकिन बी में आपको सीधे मृत्युदंड मिलेगी, ठीक है। ऑप्शन बी इज ये डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है, जो कि बी है। समझ में आया, ठीक है। अब इसमें आप लोगों को थोड़ा सा मैं डिटेल में समझा दूं कि जो 122 है, जो धारा 122 है, इसमें 10 वर्ष तक का कारावास, ठीक है। जबकि जो ये 194 है, इसमें किसी भी झूठे साक्ष्य को गढ़ना, पेश करना जिससे किसी व्यक्ति की मृत्यु दंड हो सके, ऐसी दशा में जो ये जुर्म कर रहा है उसके लिए मृत्यु दंड होता है, ठीक है, उसके लिए मृत्यु दंड ही है, ठीक। तो ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय दंड संहिता की आईपीसी की धारा 146 के अनुसार जब भी गैर कानूनी जनसमूह द्वारा या उसके किसी भी सदस्य द्वारा बल या हिंसा का प्रयोग किया जाता है, ऐसे जनसमूह के आम उद्देश्य के अभियोजन में, तो ऐसे जनसमूह का हर सदस्य किसका अपराधी होगा, पीछा करने का, आतंक का, बलवा का, विद्रोह का। तो ये क्या होगा, बलवा हो जाएगा। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। अब बलवा क्या होता है, बलवा होता है जब कभी विधि विरुद्ध जमाव या उसके द्वारा उसके किसी सदस्य द्वारा ऐसे जमाव के सामान्य उद्देश्य को आगे बढ़ाने में बल या हिंसा का प्रयोग करना। जब कोई एक सदस्य उसका जो होगा सदस्य संगठन को हिंसा के रूप में आगे बढ़ाएगा, ठीक है, तो वहां पे क्या होगा, वहां पे बलवा हो जाएगा, ठीक है। विधि विरुद्ध जमाव के लिए क्या कहते हैं, बलवा कहते हैं, ठीक है। हिंसा के लिए जो जमाव होता है उसके लिए क्या कहते हैं, बलवा कहते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सा अध्याय वातावरण को स्वस्थ के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है। तो वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक जो बनाएगा, ऐसे अपराध को कौन सी धारा, कौन सा अध्याय बताता है, तो वो कौन सा अध्याय बताता है, अध्याय 14, ठीक है, अध्याय 14, ठीक। ये क्या बताता है कि ये वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बता रहे हैं। ये कौन से, भारतीय दंड संहिता आईपीसी की अध्याय 14 में बताया गया है, ठीक है। क्या भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है, जबकि अध्याय 16, जो ये 16 है, ये क्या बताता है, ये मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है। ये इंसानी शरीर है, ये प्राकृतिक शरीर है, ठीक है। तो प्रकृति को जब आप हानिकारक बनाते हो तो अध्याय 14 में इसके लिए जो भी प्रावधान है वो उपबंध लिखे गए हैं। जबकि अध्याय 16 में क्या लिखा गया है, मानव शरीर के पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में, ठीक है। और 17 में क्या है, संपत्ति के विरुद्ध, 17 में क्या है, संपत्ति के विरुद्ध। ये एक्स नहीं है, सिर्फ ये 22 तक ही है, तो ये एक नहीं है, ये क्या है, 17 किसके विरुद्ध है, ये संपत्ति के विरुद्ध है, ठीक है। और ये वाला कोई अपराध नहीं है, जब ये 17 ही बता दिया तो ये वाला तो कोई अपराध है ही नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा मामला था जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने धारा 303 को, आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया। इसमें क्या था कि जिसके अनुसार आजीवन कैदी द्वारा की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो वो कौन सा था,
वो था पी ए इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, या एडीएम जबलपुर बनाम एस शुक्ला, या मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, या फिर श्रेया सिंघल बनाम संघ। तो क्या था ये था मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। ठीक है, ये क्या था, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया। धारा 303 में प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास को दंडादेश के अधीन होते हुए हत्या करेगा वह मृत्यु दंड को दंडित किया जाएगा। ठीक है, तो उसे मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359, 374, 359, 374 किन कृत्यों से संबंधित है? तो किस कृत्य से संबंधित है 359 से 374? अप्राकृतिक अपराध, अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, हत्या का प्रयास, बलात्कार सहित यौन संबंध। तो ये ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, धारा 359 से 374 में क्या बताया गया है? अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी भारतीय दंड संहिता की धारा भारतीय संविधान की धारा 14-21 के अधीन असंवैधानिक करार दी गई है? तो असंवैधानिक करार दी गई है किसके? भारतीय संविधान की धारा 14 व 21 के अधीन में। तो आईपीसी की वो कौन सी धारा है जो कि असंवैधानिक करार दी गई है? तो ये है मिट्ठू सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में 303 दिए थे ना, 303, तो वो वही धारा हो जाएगी, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, धारा 303। तो इस आधार में इस धारा में क्या बताया गया था, क्या किया गया था कि किसी के विरुद्ध अगर आपको आजीवन कारावास मिला है और आप मृत्यु कर देते हो, आप हत्या कर देते हो किसी की, तो क्या आपको मृत्यु दंड मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारतीय दंड संहिता की धारा 405, 409 किस विषय से संबंधित है? तो ये किससे? शरारत से संबंधित है, जबरन वसूली से, आपराधिक विश्वास भंग या छल से। तो किससे संबंधित है ये संबंधित है आपराधिक विश्वास भंग से। ठीक है, किससे? आपराधिक विश्वास भंग से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध निम्न में से किससे है? तो खतरनाक हथियारों का उपयोग कर स्वेच्छा से चोट पहुंचाना, अप्राकृतिक अपराध, हत्या का प्रयास, या अनुचित निरोध और अनुचित बंधन। ठीक है, तो किससे संबंधित है ये भारतीय दंड संहिता की धारा 307 का संबंध किससे है? ये है हत्या के प्रयास से। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या के प्रयत्न से संबंधित है। दोषी पाए जाने पर 10 वर्ष तक का कारावास प्लस में फाइन, अर्थदंड लगेगा। ठीक है, अर्थदंड लगाया जाएगा। कुछ परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं कि आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक है, आपको आजीवन कारावास हो सकता है। ठीक, नेक्स्ट, भारतीय दंड संहिता की धारा 415 से 420 तक किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शरारत, जबरन वसूली, या फिर धोखाधड़ी, या आपराधिक विश्वास भंग। ठीक है, तो क्या किससे संबंधित है ये? धोखाधड़ी से संबंधित उपबंध लिखे गए हैं किसमें? 415 से 420 के बीच में। ठीक है, धोखाधड़ी के उपबंध हैं इसमें। ठीक है, चीटिंग के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किसका संबंध आत्मरक्षा के अधिकार से है? तो आत्मरक्षा के अधिकार से किसका है? जयदेव बनाम स्टेट, महबूब शाह बनाम इम्परर, आर बनाम प्रिंस, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या है? जयदेव बनाम स्टेट जो है वो आत्मरक्षा के अधिकार से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 2X के अनुसार
वारंट मामला वह होता है, वारंट मामला वह होता है अपराध जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्यु दंड, आजीवन कारावास अथवा वर्षों से अधिक अवधि तक का कारावास हो सकता है। तो कितने वर्ष के अधिक कारावास हो सकता है? तो 2x के अनुसार वारंट वह मामला होता है जो ऐसे अपराध से संबंधित है जिसकी सजा मृत्युदंड, आजीवन कारावास अथवा 2 वर्ष से अधिक का अवधि का कारावास होता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, 2 वर्ष से अधिक अवधि का कारावास हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे कंप्लीट होता है आईपीसी सीआरपीसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, प्लस में ये पिछले एग्जाम्स में आए हुए थे। ठीक है, तो कोशिश करिए कि वीडियो को एक बार फिर से ध्यान से पढ़ लीजिए। आईपीसी सीआरपीसी से अब आपके कोई भी क्वेश्चन नहीं फंसेंगे जो कि एग्ज़ाम में आएंगे। ठीक है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, और वीडियो को दोस्तों के बीच में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक मन लगा के पढ़िए। जय हिंद।